तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का क्विक रिवीजन चालू करता है। तो यहाँ पर अपन स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है। तो स्ट्रेट लाइन होता है लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर कोलिनियर विद टू गिवन पॉइंट्स। तो मान लो आपको दो गिवन पॉइंट दे रखा है, एक ये, और अपन को दे रखा है ये दो गिवन पॉइंट है, ए x1 y1 एंड बी x2 y2, और p अपन को यहाँ पे दे रखा है एक वेरिएबल पॉइंट जो कि इन दोनों पॉइंट के साथ कोलिनियर है। तो अपन को क्या दे रखा है, टू फिक्स पॉइंट, और ये एक वेरिएबल पॉइंट है जो इसके साथ इन दोनों के साथ कोलिनियर रहता है, यानी ये तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे लाई करता है। तो मतलब जो अपन को दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं और वो सारे पॉइंट का लोकस जो इन दोनों पॉइंट के साथ कोलिनियर हो वो अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो अपन को पता है कोई भी दो पॉइंट से एक गिवन एक फिक्स लाइन ही निकाली जा सकती है। ऐसे कोई भी दो पॉइंट दे रखा है तो इनको ज्वाइन करने वाली चीज ही तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो कोई भी दो फिक्स पॉइंट से अपन एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, और वो लाइन की इक्वेशन मतलब वही होगी, उसके अलावा कोई दूसरी लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये सिंगल पॉइंट दे रखा है तो यहाँ से तो तुम बहुत सारी लाइन बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट लाइन बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें दो पॉइंट दे दिए तो उससे तुम सिर्फ ये एक ही लाइन बना सकते हो। अगर तुम्हें दो पॉइंट दे रखा है तो अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फिक्स हो जाएगी। तो अपन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है स्ट्रेट लाइन की, अगर कोई भी दो फिक्स पॉइंट तुम्हें दे रखा है तो उन तो और एक वेरिएबल पॉइंट दे रखा है पी जो कि वेरी कर सकता है, तो वो सारे वेरिएबल पॉइंट ये वेरिएबल पॉइंट है। तो अगर ये तीनों पॉइंट मतलब सेम ही लाइन में लाई करे, कोलिनियर हो, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। मतलब दो फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट इन दोनों के साथ कोलिनियर है तो वो अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी स्ट्रेट लाइन की। फिर आगे चलता है, उसके बाद देखता है स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, स्लोप या इसको ग्रेडियंट भी बोलता है, ये होती है जो लाइन है अपनी ए बी लाइन है वो थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो और ये यहाँ पे ये अपनी ए बी लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो इसके जो टेन होता है, टेन थीटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो उसको अपन तो इसको थीटा एक्यूट एंगल होगा इस केस में, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, और अपनी स्लोप यहाँ पॉजिटिव होगी, यानी ऐसे ऐसे होगी लाइन। तो यहाँ पे ये एक्यूट है। अगर थीटा 0 हो तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे इस लाइन के साथ इसका, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। अगर लाइन वर्टिकल हो तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ऑब्ट्यूज के केस में कैसा होगा, लाइन ऐसी होगी, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगी, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो मतलब स्लोप क्या होता है कि जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है उसका जो टेन थीटा लेने पे जो वैल्यू आती है उसको अपन स्लोप बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे चलता है, उसके बाद देखते हैं कि कोऑर्डिनेट के टर्म्स में स्लोप को कैसे लिखते हैं। तो मान लो दो गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यही टेन थीटा है, और यही अपनी स्लोप होती है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका थीटा लेने पर, टेन थीटा लेने पर जो अपने पास जो वैल्यू आती है वही अपनी स्लोप होती है। तो ये अपनी स्लोप हो जाएगी। तो एंगल थीटा क्या है, मेजर्ड है फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन मेजर करता है, और अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो अपन को साइन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब अपन को क्या करना है, मतलब स्लोप का बेसिक से क्या मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ। अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो, मान लो तुमने ऐसे मेजर किया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ, तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा टेन ऑफ पाई माइनस थीटा। टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ टेन थीटा, और बाहर अपन को एक और माइनस लगाना पड़ेगा ताकि अपने पास वो प्लस का हो जाए। तो फिर वह साइन चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली स्लोप का क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ
अपन इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये ऐसे मेजर करते हुए। तो बेसिकली वो ध्यान रखना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसकी स्लोप 0 होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है, और 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो ए बी, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इन दोनों पॉइंट की स्लोप भी से एक लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट रहती है। और मैंने अभी लाइन की डेफिनेशन बताई थी कोलिनियरिटी से, तो ये दोनों पॉइंट कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्लोप, एक लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन फिक्स होती है, तो इसकी स्लोप ये इस दिन से भी वही लाइन पास करेगी तो उसकी स्लोप भी वही होगी, ए और सी से भी वही लाइन पास करेगी तो उसकी स्लोप भी वही होगी। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अपने पास प्रॉब्लम दे रखी है, अपन को बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ से जो लाइन जो यहाँ पे अपन ने 3,1 ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट पे 4,-1, ये दोनों पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। अपन ने इन दोनों से जाने वाली लाइन की इन दोनों को ज्वाइन किया पॉइंट को और इसको एक्सटेंड कर दिया, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया। और अपन को क्या पता है कि जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो होता है। तो अपने पास 2 पॉइंट दे रखा है तो स्लोप की इक्वेशन तो अपन y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से लिख सकते हैं। तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3, यहाँ से इसकी वैल्यू -1 आई। और यही क्या होता है, tan थीटा होता है, जो कि थीटा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। और -1 और इसको 1 वैल्यू कब आती है 45 पे, और ये भी पता है tan ऑफ 180 - थीटा tan थीटा होता है। तो माइनस ऑफ tan 45 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब tan ऑफ, ये पता होना चाहिए tan ऑफ 3π/4 की वैल्यू -1 होती है, तो डायरेक्ट यहाँ से अपने पास जो एंगल होगा वो 135 आ जाएगा। मतलब ये लाइन 135 डिग्री बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो अपन को बताना था एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो एक्स एक्सिस का मतलब ये एंड द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, ये एंगल अपन को बताना था। तो ये एंगल 135 आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज यहाँ पे जो पैरेलल टू एक्सिस हो उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखता है वो पता करता है। तो यहाँ पर इसकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे मान लो b डिस्टेंस पे यहाँ पे अपन ने एक पैरेलल लाइन खींची जो इसके पैरेलल थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू बी। बेसिकली क्या है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट जो यहाँ से b डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लोगे वो भी इससे b डिस्टेंस पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लोगे वो भी इससे b डिस्टेंस पे है। तो ये क्या है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट जो b डिस्टेंस पे है इस लाइन से। यहाँ पर इस लाइन के पे जो भी पॉइंट होगा उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू b होगी। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू b, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर नीचे हो b डिस्टेंस पे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -b, या b डिस्टेंस नीचे हो। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि मतलब पैरेलल टू एक्सिस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम रहेगी, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन लेता है जो कि पैरेलल टू अपने पास y एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस। तो मान लो एक लाइन की इक्वेशन है जो कि इसके ए बी, एक लाइन की इक्वेशन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है और इस लाइन से a डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे उस पे और इस लाइन पे जो कोरिस्पोंडिंग इधर पॉइंट आएगा उनके बीच की डिस्टेंस a है। तो इस लाइन की इक्वेशन अपन पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पर इसके ये तो पैरेलल है और मान लो a डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट 0 है, तो और ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0। यहाँ पे मान लो कोई ये पॉइंट 0,1 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट क्या हो जाएगा a,1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इस पे जो सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, और जितनी डिस्टेंस पे होगा ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे वो x इज इक्वल टू a हो जाएगा। मान लो ये यहाँ से b डिस्टेंस पे होती तो b डिस्टेंस पे लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू b हो जाती। अगर ये तो राइट में हो गया, अगर लेफ्ट में हो, लेफ्ट में मान लो यहाँ से c डिस्टेंस पे, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -c। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस
3 डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो यहाँ से पैरेलल टू अपन को वाई एक्सिस बोला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे आएगा और एट ए डिस्टेंस 3 जो कि लेफ्ट में है। तो इसकी इक्वेशन अभी मैंने बताई थी क्या आएगी, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, तो वहां पे देखते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, x इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ पे मतलब जो c डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पर 3 डिस्टेंस पे है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि c है। यहाँ पे गलत दे रखा है, ये x इज इक्वल टू माइनस सी आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। यहाँ पे इस तरीके से ये x इज इक्वल टू माइनस 3 अभी मैंने बताया था ना, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस और एट ए डिस्टेंस दिस हो, c डिस्टेंस लेफ्ट पे हो, तो x इज इक्वल टू माइनस सी उसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है लाइन है, उसकी स्लोप m है और वो c बना रही है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पर ये देखो एक लाइन है जिसकी स्लोप m है और जिसका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है c। ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना है। अगर ये ओरिजिन से पास करे तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो जो एक लाइन जिसकी स्लोप m दे रखी है और इंटरसेप्ट c दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको ध्यान रख सकता है। फिर आगे चलता है। तो आगे क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है और लाइन की स्लोप बता रखी है m। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया x, y। तो लाइन की स्लोप क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स वन। और किसी भी दो पॉइंट के लिए लाइन पे स्लोप तो सेम ही रहती है। जैसे सिंपली लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो फिर आगे चलता है। तो उसके बाद है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, अपन को क्या दे रखा होगा, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करती है। यहाँ पे मैं बता रहा था, ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास करती है, x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ पे अपन ने वेरिएबल पॉइंट मान लिया x, y। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय यहाँ पर x माइनस x1। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स। और अपन को पता है स्लोप सेम रहती है, तो यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन आएगी वो यही आ जाएगी। इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब सिंपली यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हो, तो अपन को पता है कि लाइन की इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म में बताया था, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इस तरीके से निकाल सकता है। तो यहाँ पे m को अपन क्या लिख सकते हैं, m को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे m की जगह अपन ये पुट कर देंगे, ये अपनी 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। ये सारी चीजें सेम ही है, ये भी सेम ही चीज है, ये भी सेम ही चीज है, ये भी सेम ही चीज है, सारी चीजें सेम ही है। बस अपन को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें लगानी है। फिर आगे देखते हैं। अपन को एक लाइन ए बी दे रखी है जो कि 2 पॉइंट से पास करती है, तो उसको अपन इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, एक्स वाई वन x1 y1 1 x2 y2 1, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो ये मतलब यहाँ पे ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि मतलब लाइन पे जो भी 3 पॉइंट होंगे वो कोलिनियर होंगे और उसके ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ट्राइंगल के एरिया को अपन ऐसे लिखता है। तो मतलब वहां से अपन लिख सकता है, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि मतलब 3 पॉइंट कोलिनियर और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं उस चीज को, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये ध्यान रखना, आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन ही आएगा। जब इसको तुम सोल्व करोगे ना, डिटरमिनेंट को जैसे सोल्व करते हैं वैसे, तो इसकी वैल्यू मतलब अपनी लाइन की इक्वेशन ही आएगी। इसको मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने पर तो ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन को, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो। बस ये बताना चाहता था। नेक्स्ट देखता है इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन है जो ए इंटरसेप्ट मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स पे ए इंटरसेप्ट बनाती है, तो यहाँ पे पॉइंट ए कोमा 0 हो जाएगा। वाई पे बी इंटरसेप्ट बनाती है, तो यहाँ पे पॉइंट 0 कोमा बी हो जाएगा वाई पे। और अपन को देन लाइन की इक्वेशन ऐसे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आपके पास 2 पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मतलब वो 2 पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो सेम इक्वेशन आएगी, ये आ जाएगा।
इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, बट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे अपन यहाँ पॉजिटिव मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकती है लाइन, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाए, वाई नेगेटिव हो जाए। तो अभी भी मतलब वो साइन के साथ रख देना बस वैल्यू को, यहाँ पे मतलब अपन को साइन के साथ रख देनी है वैल्यू, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं मतलब साइन के साथ क्या बता रहा था वो मैं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेप्ट है मतलब 2,0 और यहाँ पे मतलब अपनी यहाँ पे कट किया 0,-3 पे। तो इस लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में, y इस पॉइंट को, ये अपना पॉइंट है y माइनस y1, और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ पे जैसे ये 0+3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, यहाँ पे x माइनस 2, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 2, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो ये आ गया अपना। और इसी को मैं दूसरे फॉर्म, अब यहाँ पे इस वाली फॉर्म से यूज करता है, तो x अपॉन a की वैल्यू 2 और यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे ये -3 आएगा, यहाँ पे ये -3 रखना है इसकी जगह, वही साइन के साथ। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे सेम ही ये लाइन की इक्वेशन आएगी। तो बस आपको साइन का ध्यान रखना है, बाकी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट होता है वो परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या होता है, एक लाइन दे रखी है, ये लाइन है, इसकी यहाँ से पी ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला इस लाइन के ऊपर, उसकी डिस्टेंस दे रखी थी p, और ये लाइन है जो पॉजिटिव, ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। अभी मैं सिर्फ इनके प्रूफ नहीं बता रहा, सिर्फ अभी फॉर्मूला देख लो कि कैसे करता है, क्योंकि ये रिवीजन है। अब देखते हैं यहाँ पे अपन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तुम आपको मान लो एक लाइन दे रखी है जो x1 y1 से पास करती है, ये अपना पॉइंट, और थीटा एंगल बनाती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर। तो अपन को यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म ये होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r, जहाँ पर r जैसे ये डिस्टेंस है, अभी ये ऊपर है तो ये r है, ये r डिस्टेंस है, और ये अपना वेरिएबल पॉइंट है x, y। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। ये कैसे आई, जैसे x1, y1 है, ये r डिस्टेंस है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r sin थीटा। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 प्लस r cos थीटा करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा करेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, यहाँ से r की वैल्यू निकाली, इसमें से r की वैल्यू निकाली, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये अपनी पैरामेट्रिक फॉर्म है जो यहाँ पे लिखी है, जहाँ r है डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पर x को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। अगर ये जो पॉइंट P है वो अबोव है तो r पॉजिटिव होगा, देख सकते हो यहाँ से, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट भी ज्यादा होगा और y कोऑर्डिनेट भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये एक्यूट एंगल पॉजिटिव है तो साइन थीटा और कोस थीटा तो पॉजिटिव होंगे, तो ये r की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी पड़ेगी तभी तो ज्यादा होगा। और P यदि बिलो है, यहाँ पे बिलो है, तो r की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी तभी x और y कोऑर्डिनेट कम होंगे। अगर पॉइंट P मतलब r, अगर पॉइंट P जो अपन को वेरिएबल पॉइंट है वो ऊपर आ रहा है तो r की वैल्यू पॉजिटिव, अगर नीचे आ रहा है तो r की वैल्यू नेगेटिव, Q के कंपैरिजन में। यहाँ पे आ रहा है तो r की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है तो r की वैल्यू पॉजिटिव। ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये अपन ने देख लिया। फिर आगे चलता है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन की होती है, जिसमें x और y की डिग्री होती है 1 होती है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो ax प्लस by प्लस c जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अगर इसको अपन इस फॉर्म में लेके जाए y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो ये इसको थोड़ा मैनिपुलेट करोगे तो इस तरीके से आएगी। तो यहाँ से अपन m की वैल्यू पता लगा सकते हैं, माइनस a अपॉन b होगी। और जो इंटरसेप्ट है वो जो अपन ने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, स्लोप m है और y एक्सिस के साथ इतना इंटरसेप्ट है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c उस फॉर्म में लेके जाए तो यहाँ पे m और c की वैल्यू पता लगा सकता है।
और इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखे जो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी जो अपन ने पढ़ी थी, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन यहाँ पे अपन ने y इंटरसेप्ट तो पता लगा ही लिया, तो y इंटरसेप्ट तो अपने माइनस सी अपॉन ए आ गया, माइनस सी अपॉन बी आ गया, और जो x इंटरसेप्ट होता है यहाँ पे वो माइनस सी अपॉन ए होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे -1 इधर लिखा हुआ है, जो -1 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वहां से कंपेयर करोगे तो इस लाइन की जो स्लोप है वो आपको पता चल जाएगी, वो माइनस ए अपॉन बी होती है। अब कभी भी आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो जनरल है आपको इसकी स्लोप बतानी है, तो माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय b, ये स्लोप हो गई। आपको इंटरसेप्ट बताना है, मान लो y इंटरसेप्ट, तो इसको जैसे y इंटरसेप्ट यहाँ से देखे तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5 लिख सकता है, और y इज इक्वल टू माइनस 2/3, यहाँ पे स्लोप आ गई अपने पास जो भी, और y इंटरसेप्ट अपने पास y इज इक्वल टू mx प्लस c में y इंटरसेप्ट होता है ना, तो y इंटरसेप्ट यहाँ से -5/3 आ रहा है, -5/3 आ रहा है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था माइनस सी अपॉन बी, तो c की वैल्यू 5 है तो माइनस सी की वैल्यू 5, और b की वैल्यू 3 है तो -5/3, और x इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए होती है, तो यहाँ पे -5/2 इसके x इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे x और y इंटरसेप्ट दे रखा हो तो डायरेक्ट यहाँ पे रख के अपन लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं डिराइव करके बताता हूँ। मान लो अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू, जिसकी मतलब स्लोप, यहाँ पे मतलब एक लाइन है जिसकी स्लोप m1 है, अपन ने मान ली एक लाइन है जिसकी स्लोप m1 है, तो मान लो वो θ1 एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, और मान लो एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है जिसकी स्लोप m2 है, और मान लो वो θ2 एंगल बना रही है। ओके, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan θ1, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan θ2, और थीटा इन दोनों लाइन के बीच का एक, ये इन दोनों लाइन के बीच में दो टाइप के एंगल होंगे, एक तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा और ये एक्यूट एंगल होगा। अभी इसको देखते हैं, एक्यूट एंगल को देखते हैं, क्योंकि फिर ऑब्ट्यूज एंगल को 180 माइनस थीटा से निकाल लेंगे। तो अभी मान लो एक लाइन है जिसकी स्लोप m1 है, तो ये थीटा एंगल बना रही है, दूसरी जो लाइन है उसकी स्लोप m2 है, वो θ2 एंगल बना रही है। तो अपने पास पता है ये जो तो एंगल का सम होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये थीटा प्लस θ1, या ऐसे भी लिख सकता है ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस θ2 होगा, और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है, तो थीटा प्लस θ1 प्लस 180 माइनस θ2 इज इक्वल टू 180 होगा। तो यहाँ से थीटा प्लस θ1 की वैल्यू अपने पास θ2 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू पता लगानी है जो कि θ2 माइनस θ1 आ रही है। तो यहाँ से दोनों तरफ tan थीटा ले लेता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस θ1। अगले पेज पे चलता है, तो अपने पास tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1 हो गया था। अपने पास था एक लाइन θ1 एंगल बना रही है, जनरल है ये, दूसरी लाइन θ2 एंगल बना रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता है, इसका क्या होता है, tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ2 मल्टीप्लाई में tan θ1, ये होगा tan θ2 n2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 n2। और मान लो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, और यानी माइनस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो लिख सकता है दो लाइन के बीच के एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ n2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो ऊपर वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, यानी m1 इज इक्वल टू m2, यानी दोनों की स्लोप सेम होगी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो अभी अपने फॉर्मूला था स्लोप का, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप की वैल्यू, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट को यहाँ पे 1/0 लिख लेता है। यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा m1 m2 की वैल्यू -1, यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। मान लो आपको दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है और एक लाइन की स्लोप m दे रखी है, तो दूसरे की अपन क्या लिखेंगे,
यहाँ पे उसको एम डैश मान लेता है, तो एम डैश की वैल्यू -1/m हो जाएगी। तो इस तरीके से एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। फिर आगे चलता है, यहाँ पे देखते हैं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। थ्री लाइन कंकरेंट हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, मतलब थ्री लाइन एक पॉइंट से पास कर रही हो ऐसे, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये कंकरेंट है, तो इसके इसके लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये जो कोफिशिएंट है, ये जो डिटरमिनेंट बनता है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता है तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर अपन को दे रखा है कि L1 L2 L3 कंकरेंट, मतलब यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम दे रखी है लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 एंड a3x कंकरेंट है, तो अपन को b1 c2 माइनस b2 c1 की वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने बताया था अगर लाइन कंकरेंट हो तो उसके लिए जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, और यहाँ पे तो सिर्फ a3x का ही कोफिशिएंट है, ये बाकी तो 0 है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे इसको इसके अलोंग एक्सपेंड करता है, तो a3 b1 c2 माइनस b1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव a3 b1 c2 माइनस b2 c1, ये आपने उसमें पढ़ा होगा डिटरमिनेंट में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालोगे, अब a3 की वैल्यू तो 0 नहीं इधर की, नहीं तो यहाँ पे लाइन ही नहीं बनेगी। यहाँ पे तो 0, अगर a3 की वैल्यू 0 हो जाएगा तो a3x, तो मतलब लाइन की इक्वेशन ही नहीं बनेगी वो, तो यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस मतलब कंकरेंसी का मतलब क्या, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है और फिर आपसे मतलब उस बेसिस पे आपके पास एक कंडीशन आ गई, तो उससे आपको जो अननोन चीज है वो निकाल सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे इसकी पूछी थी, तो आपने ये कंडीशन लगाई और यहाँ से आपको पता है a3 नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो आपको ध्यान रखना है, अगर तीन लाइन कंकरेंट हो और वो उसकी इस फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखता है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। आपको एक लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c, ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, और तो आपको इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये ax प्लस by तो सेम ही रहेगा, ये जो c की वैल्यू है वो सब कुछ लैम्डा मतलब कुछ और हो जाएगी आप पैरेलल लाइन की इक्वेशन के केस में, जहाँ लैम्डा एक कांस्टेंट है। और ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, अपन को कुछ कंडीशन दे रखी होगी, तो उससे अपन डिटरमाइन करेंगे इस लैम्डा की वैल्यू। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस, और वो इस पॉइंट से पास करे, तो आपको पता है कि ये लाइन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, ये ax प्लस by तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट k है। अब ये इस पॉइंट से पास करी, तो इस -2,3 को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से अपन को k की वैल्यू पता चल जाएगी और ये अपने पास पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइन में ध्यान रखना है कि वो ax प्लस by वाला पार्ट है वो, यहाँ पे अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है वो बतानी है। मतलब आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by c, और ऐसे बोला है कि ये जो दूसरी लाइन है जो अपन को फाइंड आउट करनी है वो परपेंडिकुलर है दिस लाइन के, तो उसकी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी bx माइनस ay प्लस सन लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे ये ए पैरेलल में तो ये सेम रहता था, यहाँ पे क्या हो गया, जो बी है वो एक्स के साथ चला जाएगा, ये ए है जो वाई के साथ चला जाएगा, और बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो उसकी जगह प्लस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, इक्वेशन दे रखी है ये, और अपन को ये बोल रखा है जो अपन को लाइन फाइंड आउट करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है और उसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है। तो इसके परपेंडिकुलर तो ये 7 है जो एक्स के साथ चला जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है वो वाई के साथ चला जाएगा, बीच में माइनस और प्लस हो जाएगा, तो ये 7x प्लस वाई सम कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0। अब इसका जो मतलब एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है 3, तो ये 3 दे रखा है, तो मतलब एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 दे रखा है, तो 3 में अपन क्या मानेंगे, ये 3,0 है ये पॉइंट। मतलब जो एक्स इंटरसेप्ट है वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है और एक्स की वैल्यू अपन को 3 दे रखी है, तो ये 3,0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये 3,0 से पास करें तो आप ये रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी और अपनी आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट 3 का मतलब वो साइन के साथ ही दे रखा है। अगर मान लो आपको इंटरसेप्ट 5 दे रखा है तो आपको इसको कुछ नहीं करना, वो डायरेक्टली आपको जैसे एक्स इंटरसेप्ट 3 दे रखा है, वाई 5 दे रखा है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ नहीं करो, पहले ही आपको साइन के साथ दे रखा है। ये एक्स इंटरसेप्ट अगर ये -3 बोल देता तो अपन यहाँ बोल देते वो -3,0 से पास कर रहा है, 3 दे रखा है तो 3,0 से पास कर रहा है, तो इसमें वो नहीं है, इंटरसेप्ट आपको ये साइन के साथ ही दे रखा है। वो पहले ही आपको साइन के साथ यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू एन, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी अपन ने, जहाँ ए और बी, ए एक्स इंटरसेप्ट था, बी वाई इंटरसेप्ट था, तो अपने आप ही मतलब आपको बोले एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो ए की वैल्यू आपको 3 रखनी है, वाई इंटरसेप्ट -5 है तो बी की वैल्यू डायरेक्ट आपको -5 रखनी है, तो उसका वो ध्यान रखना। तो इस तरीके से कर सकते हैं।
फिर आगे चलता है, तो यहाँ पर देखता है आगे, तो अपने आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे अपन को डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकालनी है। तो अपन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कोई भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और पी यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे रखा है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ पॉइंट है फ्रॉम लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन कैसे देता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन में पॉइंट पुट करना है, अंडर रूट में डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते। आगे इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से पूछे तो अपना पॉइंट 0,0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0,0 पुट करोगे तो डायरेक्टली सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, वो चीज का ध्यान रखना है। आगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, अगर अपन को पी दे रखी है, तो यहाँ पे ये जो है पी दे रखी है, और अपन को पता है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट ये होती है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज पी। तो यहाँ पे ये एक चीज होती है कि ये ध्यान रखना है, इसको अभी मैं प्रूफ करके बताता हूँ। 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। इस चीज का ध्यान रखना है, अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे करता है। तो फिर चलते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये है ना, बेसिकली वैसे यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करते मैं वही करने जा रहा था। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज दिस। यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो यार दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो p² इज इक्वल टू c² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² आएगा। और यहाँ पे 1/p² करेंगे तो अपने पास आएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाय c²। और अपन को पता है a² बाय c² क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय c² बाय a²। और ये 1/x इंटरसेप्ट है, यहाँ पे क्या है 1/p² इज इक्वल टू 1/x इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर प्लस 1/y इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर। ये था एक्चुअल फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो a और b थे वो x और y इंटरसेप्ट थे, जो मैंने उस लाइन की फॉर्म में बताया था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या था कि लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ओरिजिन से है तो ये होता है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपन को p दे रखी है। तो यहाँ पे ये चीज ट्रू होती है जहाँ a और b उसके इंटरसेप्ट होता है लाइन के, जो कि मैंने बताया था -c/a माइनस c/b इंटरसेप्ट होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये x इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर है और ये y इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर है। यहाँ पे जैसे इस पे प्रॉब्लम भी देखिए, यहाँ पे बोल रखा है p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a एंड b। तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है 1/a² प्लस 1/b² की। अब अपन को पता है जो इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होती है। और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालेंगे, x की जगह यहाँ पे 0, y की जगह 0, और यहाँ पे -1 आएगा। और अंडर रूट में जो x का कोफिशिएंट है 1/a है, y का कोफिशिएंट 1/b है। तो अंडर रूट में इस कोफिशिएंट के स्क्वायर का एडिशन करके ऐसे डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो वो p के बराबर है। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी, और दोनों तरफ और यहाँ पे 1/p की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास यही अपना आंसर आ जाएगा जो अपन को पता लगाना था। तो इस तरीके से था। तो यहाँ पे ध्यान रखना p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखी है, यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर प्लस y इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर आगे चलता है, तो यहाँ पे देखते हैं पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट x1, y1 रिलेटिव टू द गिवन लाइन। तो आपको एक लाइन दे रखी है और 2 पॉइंट दे रखे हैं p एंड q। आपको बताना ये सेम साइड ऑफ लाइन लाई करता है। मान लो यहाँ पे p है और q है, अगर ये सेम साइड ऑफ लाइन लाई करता है तो मान लो इस तरफ लाई करता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो ax1 प्लस by1 प्लस c1, अपन ने x1, y1 डाला, ax2 प्लस by2 प्लस c, तो यहाँ पे अपन ने x2, y2 डाला। अगर इन दोनों का सेम साइन है, अगर ये सेम साइन है तो वो सेम साइड ऑफ लाइन लाई करेंगे। इधर भी लाई कर सकते हैं, मान लो इधर दोनों, मतलब दोनों सेम तरफ लाई करेंगे, या तो इधर लाई करेंगे या इधर लाई करेंगे। अगर दोनों अपोजिट साइड लाई करता है तो उसका क्या मतलब है कि जो दोनों का साइन होगा, या ax1 प्लस by1 प्लस c, ax2 प्लस by2 प्लस c, ये अपोजिट साइन के होंगे। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइन के तो वो अपोजिट साइड ऑफ लाइन लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको पॉइंट रख के देखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है ax1 प्लस by1 प्लस c, और पॉइंट रख के देखना है और ax फिर वैल्यू निकालनी है ax2 प्लस by2 प्लस c। अगर दोनों का सेम साइन आ रहा है तो सेम साइड ऑफ लाइन, और अपोजिट साइन आ रहा है तो वो अपोजिट साइड ऑफ लाइन लाई करेंगे। तो जैसे एक वो लेता है, तो मान लो आपको दे रखा है कि ये 2 पॉइंट है, उसकी इस लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताओ। तो देखते हैं इसका आंसर। तो अपनी जो लाइन है वो ये है,
3x माइनस 2y प्लस 1। यहाँ पे 2,1 के लिए ये निकाल के देखता है, यहाँ पे अपन ने निकाला तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अपन को लैम्डा 1 की वैल्यू 5 मिली, इसको लैम्डा 1 बोल दो। और माइनस 3,5 के लिए निकालेंगे तो x की जगह -3 y की जगह 5 डालेंगे, तो उसके लिए अपन को लैम्डा 2 की वैल्यू -18 बनी। दोनों अपोजिट साइन का, तो दोनों अपोजिट साइड ऑफ लाइन लाई करेंगे, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे चलता है। तो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास टू पैरेलल लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे वही है, क्योंकि पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि ये जो चीज होती है वो सेम रहती है, सिर्फ कॉन्स्टेंट बदलता है। यहाँ पे डिस्टेंस होती है इन दोनों जो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे अपन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक प्रॉब्लम है, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन बतानी है। एक तो ये लाइन दे रखी है और ये लाइन दे रखी है। आपको देखने पर पैरेलल नहीं लग रही होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये कांस्टेंट तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता है 5x माइनस 12y माइनस 39/2। तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, अभी भी ये लाइन सेम ही है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन सेम ही है। तो आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। यदि आपको लाइन ऐसे दे रखी है तो पहले आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको फिर यहाँ पे आपको माइनस करना है, और फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है वो लगाना है, ऐसे डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, ये जो a1 होता है इसका कोफिशिएंट 5 और इसका जो कोफिशिएंट है 10, वो किसके बराबर होगा, इसका जो कोफिशिएंट है -12 और इसके कोफिशिएंट का रेशो -24। तो ये दोनों जो रेशो होंगे वो सेम होंगे, तो वो लाइन पैरेलल होगी। अब पैरेलल लाइन होगी तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। यहाँ पे मतलब 2 से डिवाइड करके, मतलब अभी भी लाइन की इक्वेशन सेम ही है, अब ये कोफिशिएंट सेम है, तो अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो c1 माइनस c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो लगा देंगे। तो इस तरीके से अपन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो फिर बाद में अगर इसका प्रूफ भी आपको चाहिए तो वो दे देंगे। तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मान लो आपको एक पॉइंट दे रखा है, उससे आपने एक लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जो कि इसको एम पे मीट कर रहा है, तो अपन को एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे, x माइनस x1, ये x1 ये है, डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 माइनस बाहर है प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे जो अपन को चाहिए। तो अभी एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं पहले, लेकिन उससे पहले इमेज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इमेज में क्या होगा, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इसकी इसमें इमेज है, ये परपेंडिकुलर के तो अपन ने निकाल ही लिया था। यहाँ पे ये y माइनस y1 है, ये जो y है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b है, जो अपन ने परपेंडिकुलर के लिए निकाले थे, यहाँ पे सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसके x y कोऑर्डिनेट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, मतलब इसका और इसका मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये इसकी इमेज निकालना है अपन को इस लाइन के अंदर, इसको मिरर मानते हुए। तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो फॉर्मूला ये होता है कि मान लो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b और माइनस ऑफ ax1 ये वाली क्वांटिटी ax1 प्लस b1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इमेज के कॉन्सेप्ट में इमेज निकालनी है, यानी ये पॉइंट अगर आप ये पॉइंट निकालना है तो आपको सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे देखते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन दिस अज्यूमिंग इट टू बी प्लेन मिरर। तो अपन को इसको मिरर मानते हुए लाइन है, अपन को एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन दे रखी है और इसमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। मिरर में आप जितनी डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो उसकी मिरर इमेज ये जो सेम डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस पे बनती है, डिस्टेंस भी सेम होती है, इसलिए ये मिड पॉइंट होता है। तो वो सारी चीजें तो है ही, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका निकालने का। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर। तो अपने पास जो पॉइंट है वो ये है और लाइन की इक्वेशन ये है, तो मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y अपॉन b और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अंडर रूट नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो x1 की जगह यहाँ पे 3 डालेंगे, y1 की जगह 8 डालेंगे, यहाँ पे a की जगह 1 b की जगह 3 और माइनस का 2 ax1 a की वैल्यू यहाँ पे 1 और x1 की वैल्यू अपने पास 3, by1 b की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 8 और माइनस का 7 है डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3 ये कितना आएगा 2720 आएगा, और नीचे ये 10 आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये -4 है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी -4 + 3, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। और वैसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे y माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -4, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -12 + 8, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिर लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि फैमिली ऑफ लाइंस का। तो फैमिली ऑफ लाइंस का क्या है कि a1x + b1y + c1 आपको एक लाइन दे रखी है, a2x + b2y + c2 लाइन दे रखी है। दो नॉन पैरेलल लाइन है, मतलब दो नॉन पैरेलल लाइन है तो इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पर। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन इससे देता है a1x + b1y + c1 + लैम्डा टाइम्स a2x + b2y + c2 = 0। ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। ये जो दो लाइन है अपनी जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब यहाँ से डिफरेंट लाइन पास कर सकती है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो लाइन की इक्वेशन चेंज होती जाएगी। तो ये जनरल इक्वेशन है। तो अभी जैसे एक प्रॉब्लम लेता है तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये है x × a + 2b y × a + 3b = a + b फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b। ये मतलब डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो और वो लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो अपन फैमिली ऑफ लाइन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फैमिली ऑफ लाइन यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज करता है। तो सबसे पहले a के अंदर a वाला कोफिशिएंट एक तरफ कर लेते हैं तो x आएगा, y आएगा और -1 आएगा। b वाला कोफिशिएंट एक तरफ कर लेता है तो 2x + 3y -1 आएगा। ये अपन ने कर लिया। अब a एंड b कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली, ये बोथ साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे तो उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो बोथ तो साइमल्टेनियसली 0 हो नहीं सकते। तो मान लो a को नॉन जीरो अपन ने माना, फिर यहाँ से a से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये इस फॉर्म का आ गया जहाँ k की वैल्यू b/a है। बोथ साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। अपन ने a से डिवाइड कर दिया, नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड किया तो कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब अपन ने पढ़ा है कि फैमिली ऑफ लाइन में इक्वेशन इस टाइप की होती है a1x + b1y + c1 + c1 + लैम्डा टाइम्स दिस। ये फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है। और ये जो लाइन होती है वो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। ये वो फिक्स पॉइंट होता है। तो अपन को वो जो दो लाइन मिल गई यहाँ पर, वो जो दो लाइन कौन सी है, अपने पास लाइन है x + y - 1 = 0 और सेकंड लाइन है 2x + 3y - 1 = 0। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी, जैसे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आई, यही वो अपना फिक्स पॉइंट है जिससे फैमिली ऑफ लाइन पास करती है। तो ये अपन को यहाँ से अपन ने फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।